हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू अवर चैनल स्टडी पीवाईक्यू एंड दिस इज सत्यम परमार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पीवाईक्यू पर। फटाफट से सभी लोग लाइव आ जाइए और एक बार ये भी बता दीजिए कंफर्म करके ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं है। आज का अपन लोग पेपर डिस्कस करेंगे जीआईसी पीजीटी जो आप लोगों का हुआ था 2021 में। ज्योग्राफी का अपना सेशन रहता है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। और ये ऐप है जिसको आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकेंगे। जीएस बाई दिवाकर सर, प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहां पे आप लोग को ये ऐप दिख जाएगा। यहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आप लोग को रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। और इसके साथ में आप लोगों की लाइव क्लास डेली होती है, टेस्ट सीरीज जो कि हर 8 दिन में आप लोगों से कराई जाती है, जिस एग्जाम के पर्पज से आप लोग तैयारी करना चाहते हैं उस एग्जाम के लिए। ऑफलाइन क्लासेस यानी कि आप लोग एक बार क्लासेस डाउनलोड कर ली तो आपके लिए हमेशा बनी रहेंगी। ऐप आपने देख लिया जीएस वाई दिवाकर सर। और यहाँ पे अभी बैच शुरू हो गया यूजीसी नेट दिसंबर 2024 का, जिसके लिए फुल बैच आप लोगों को मिल जाएगा। साथ में उसके टेस्ट बैच भी इसमें ऐड कर दिए गए हैं। हरिकेश यादव जी, गुड इवनिंग। ये आपको व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से आप लोग कोई भी क्वेरी हो यहाँ से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। टीजीटी पीजीटी यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एचपीएससी जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं ज्योग्राफी से संबंधित, उसके लिए आपको सभी बैचेज अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, पीडीएफ भी यहाँ से आप लोगों को मिल जाएंगी। जो पीडीएफ आप लोग यहाँ से पढ़ रहे हैं क्वेश्चन वाली, वो भी आप लोगों को मिल जाएंगी। चलिए क्वेश्चन शुरू कीजिए। दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन है, लैंग्वेज का इशू इसमें नहीं होगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द लिथोस्फीयर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलमंडल को वर्णित करता है? अपर एंड लोअर मेंटल, ऊपरी व निचला मंडल, क्रस्ट एवं कोर, भूपटल व क्रोड। क्रस्ट एवं अपर मेंटल, भूपटल व ऊपरी मेंटल, मेंटल एवं कोर, मेंटल व क्रोड। तो यहाँ पे बताइए कौन है जो कि स्थल मंडल को वर्णित कर रहा है? स्थल मंडल का भाग यानी कि आप लोगों से पूछ रहा है जो मोटाई होती है 10 से लेकर के 200 किलोमीटर तक इसकी मोटाई होती है स्थल मंडल की, तो ये आपको कौन सा वर्णित कर रहा है? यहाँ पे आप लोगों का जो आंसर करेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, क्रस्ट। और जो अपर मेंटल होता है यानी कि भूपटल और ऊपरी मेंटल, ये दोनों किसको दर्शाते हैं? ये आपके स्थल मंडल को दर्शाते हैं या फिर लिथोस्फीयर को दर्शाते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपने बताया करेक्ट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विद इंक्रीजिंग हाइट नॉर्मल लेफ्ट सेट ऑफ टेम्परेचर इन ट्रोपोस्फियर इज। क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर सामान्य ताप ह्रास दर कितना होता है? 6.8 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 1 डिग्री सेल्सियस, या फिर 6.2 डिग्री सेल्सियस 1000 मीटर की ऊंचाई पर, या फिर 6.5 डिग्री सेल्सियस 1000 मीटर की ऊंचाई पर, या फिर 6.5 डिग्री सेल्सियस 1000 फीट पर। गुड इवनिंग कुश जी। चलिए और बताइए। तो यहाँ पे आप लोगों का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है 1000 मीटर पर। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, सामान्य ताप ह्रास दर होता है, जिसको आप लोग इंग्लिश में नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। हाँ, विच अमंग द फॉलोइंग पुट फोर्थ द कॉन्सेप्ट ऑफ रॉक साइकिल। निम्नलिखित में से किसने चट्टान चक्र की अवधारणा प्रस्तुत की थी? डब्ल्यू एम डेविस, सॉरी जी के गिलबर्ट ने, जे हट्टन ने, या फिर JW कॉवेल ने। किसने दी थी रॉक साइकिल? गुड इवनिंग JRF KP मौर्य, हैप्पी दशहरा टू ऑल। करके आए हो कि नहीं पूजन हथियारों का?
शस्त्र पूजन। हाँ, क्लास ले रहा हूँ, क्लास हिंदी बोलो। जेम्स हट्टन। तो यहाँ पे आप लोगों का जो आंसर जिनने दिया है जेम्स हट्टन, उनका क्या हो जाएगा, इन्होंने चट्टान चक्र की अवधारणा दी थी। सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। जो जेम्स हट्टन थे, इन्होंने ही क्या दिया था, आकस्मिकवाद का सिद्धांत दिया था। सॉरी, आकस्मिकवाद के विरोध में इन्होंने एक रूपतावाद का सिद्धांत दिया था, एक रूपतावाद का, जिसमें इन्होंने क्या बताया था कि वर्तमान जो है वो भूत की कुंजी है। ये स्टेटमेंट इनका काफी ज्यादा बार पूछा गया है, इसलिए आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। जी मैम, किया पूजन, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following cities are not situated along the banks of river Danube? निम्नलिखित में से कौन से शहर डैन्यूब नदी के किनारे स्थित नहीं है? बर्लिन, बुडापेस्ट, बेलग्रेड या फिर बुखारेस्ट? कौन सा शहर है जो कि डैन्यूब नदी के किनारे स्थित नहीं होगा? यहाँ पे आप लोग डैन्यूब नदी के बारे में जाना है। जो डैन्यूब नदी है ये निकलती है ब्लैक फॉरेस्ट से, ठीक है। ये कहाँ से निकलती है? ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और जाती है किसमें? काला सागर में। काला सागर में जाकर के गिरती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो शहर इसके किनारे बसे हुए हैं उनको याद करें। तो इनके जो किनारे शहर बसे हैं वो आपका बुडापेस्ट और बेलग्रेड, ये दोनों शहर तो इसके किनारे बसे हुए हैं, लेकिन जो बर्लिन है और बुखारेस्ट है ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसके किनारे नहीं बसे हैं। तो आप लोग का जो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा वो सी हो जाएगा, ठीक है। जिन लोगों ने भी सी किया है उनका सी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़िए। द आर्टिकल टाइटल एक्सप्लोर exceptionally in the geography which approved to be turning point the geographical thought has been written by which of the following? exceptional in geography नामक लेख जो भौगोलिक चिंतन में एक निर्णायक मोड़ सिद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? ये लेख है एक्सेप्शनल इन ज्योग्राफी, ये किसके द्वारा लिखा गया है? जी के जिफ के द्वारा, सी डी हैरिस के द्वारा, एफ के शेफर के द्वारा या फिर आर ई डिकिंसन के द्वारा? तो यहाँ पे आप लोगों ने बताया एफ के शेफर, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका भी। काफी ज्यादा सी सी मेजोरिटी में चल रहा है इसमें अभी तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ कवर फॉरेस्ट कवर एज पर ईयर 2090 एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। निम्नलिखित राज्यों का वन आच्छादित क्षेत्र वर्ष 2019 के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। मेघालय दिया गया है, अरुणाचल प्रदेश दिया गया है, मिजोरम और मणिपुर, इसको आप लोगों को लगाना है। कवर एरिया में पूछा गया परसेंटेज में, तो इसमें आपका हो जाएगा 2019 के हिसाब से कितना होगा? 2019 के हिसाब से अब्रो यानी कि बड़े से छोटे में चलना है, तो पहले आप लोगों का मिजोरम होगा। मिजोरम यानी कि थर्ड ऑप्शन तीन दो में दिया गया है। फिर हो जाएगा आप लोगों का अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश आपका सेकंड यानी कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अरुणाचल प्रदेश के बाद में आपका मेघालय आ जाएगा, मेघालय के बाद में मणिपुर होगा। अगर 2021 के हिसाब से आप लोगों से पूछा जाता है तो उस टाइम में भी आप लोगों का मिजोरम है। मिजोरम के बाद में दूसरे नंबर पर आप लोगों का अरुणाचल प्रदेश है। तीसरे नंबर पर आपका मेघालय है और फिर आपका मणिपुर है, ठीक है। ये भी आपका क्या है, 2021 के हिसाब से है। मिजोरम, हाँ हाँ ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेट्यू इज कंसिडर एज इंटर माउंटेन प्लेट्यू? निम्नलिखित पठारों में से किसे अंतर पर्वतीय पठार माना जाता है? ब्राजील के पठार को, भारतीय प्रायद्वीप पठार को, तिब्बत पठार को या फिर अरेबियन प्लेट्यू को? किसको माना जाता है अंतर पर्वतीय पठार?
अंतर पर्वतीय यानी कि एक पठार जो कि चारों ओर पर्वतों से घिरा हो, इसको आप लोग अंतर पर्वतीय पठार बोलते हैं। तो ऐसा कौन सा पठार हो जाएगा? सेवंत का सी मेजोरिटी में काफी ज्यादा चल रहा है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, जो आपका तिब्बत प्लेटू है, ये क्या हो जाएगा, पठार है जो कि अंतर पर्वतीय है, चारों तरफ में पर्वत से घिरा हुआ एक पठार होता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंट्रोलिंग फैक्टर ऑफ सैलिनिटी? निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जो कि लवणता को नियंत्रित नहीं करता है? बर्षण, बाष्पीकरण, तट संरचना और नदी जल प्रवाह। कौन है जो कि लवणता को नियंत्रित नहीं कर रहा है? तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को चार फैक्टर्स दिए गए हैं। पहला दिया गया बर्षण, जब बर्षण ज्यादा होगा तो लवणता यहाँ पे नियंत्रित होगी, कम ज्यादा हो सकती है। बाष्पीकरण होता है तो भी क्या होता है, लवणता नियंत्रित होती है। तट संरचना चौकोर है, गोल है, लंबी है, सकरी है, इससे क्या दिक्कत है? जो लवणता होगी वो तो उस पानी में होती है ना, तट से थोड़ी ना दिक्कत होती है। तो ये आपका ये फैक्टर यहाँ पे मेंशन नहीं करता है। नदी जल प्रवाह ये भी करता है, नदियां अपने साथ में सेडिमेंट्स लेकर के आती है, मीठा पानी लेकर के आती है, जिसके कारण जो लवणता होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फैक्टर, ये फैक्टर, ये फैक्टर, ये तीनों करते हैं इसको नियंत्रित, लेकिन जो स्ट्रक्चर ऑफ कोस्ट है, तट संरचना है, ये इसको नियंत्रित नहीं करती है। हाँ, पामीर के पठार को विश्व की छत कहते हैं, ये बताया हरिकेश यादव जी ने, सही कहा है उन्होंने। यहाँ पे आप लोगों का फिर से ये सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following potential resource is not much developed in India? निम्नलिखित में से कौन सा संभाव्य संसाधन भारत में अधिक विकसित नहीं है? विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा, टाइडल एनर्जी, ज्वारीय ऊर्जा, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, या फिर अंडरग्राउंड वाटर एनर्जी, भूमिगत जल ऊर्जा। कौन है जो कि भारत में अधिक विकसित नहीं हुआ है अभी? तो देखिए यहाँ पे अभी क्या चल रहा है कि जो आप लोगों की पवन ऊर्जा है, इसमें भारत चौथे स्थान पर आ गया है, ठीक है, फोर्थ स्थान पर आ गया है। और ज्वारीय ऊर्जा में अगर आप लोग देखें तो आपका भारत पांचवें स्थान पर आ गया है। और सौर ऊर्जा में भी अभी सही से पकड़ कर रहा है, लेकिन जो अभी भूमिगत जल ऊर्जा है, इसमें कहीं भी नहीं है, ठीक है। भूमिगत जल ऊर्जा ये नहीं है इसमें अभी। तो यहाँ पे आप लोगों के ए बी सी तीन ऑप्शन सही हैं, जिसमें अधिक विकसित नहीं है वो आप लोगों का अंडरग्राउंड वाटर एनर्जी, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। बी नहीं, ज्वारीय ऊर्जा में फिफ्थ स्थान पर बना हुआ है, पहला जो ज्वारीय संयंत्र है वो आपका बिजमिंग में लगाया गया है, ठीक है, यहाँ पे लगाया गया है ये आपका। विद मैक्सिमम रेडिएशन ऑफ टेरेस्ट्रियल हीट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड रेडिएशन विंडो? सर्वाधिक पार्थिव ऊष्मा के विकिरण के कारण निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी की विकिरण खिड़की कहा जाता है? हाई हिल्स माउंटेन, ऊंची पहाड़ियां, पर्वत, पठार, या फिर प्लेट्यू, सी कोस्ट प्लेन, सागर तटीय मैदान, ओपन सीज, खुले सागर, किसको कहा जाता है? ये तो आप सभी लोगों को पता होगा, विकिरण किस खिड़की किसको बोलते हैं? हाई हिल्स माउंटेन, ऊंची जो पहाड़ियां होती हैं या फिर पर्वत होते हैं, इनको आप लोग क्या बोलते हैं? विकिरण खिड़की बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ऊष्मा का विकिरण होता है, जिसके कारण इसको विकिरण खिड़की बोलते हैं। चलो आगे बढ़िए। Which of the following German geographer has contributed in the field of physical geography? निम्नलिखित में से किस जर्मन भूगोलवेत्ता ने भौतिक भूगोल के क्षेत्र में योगदान किया है? अल्फ्रेड वेबर, कार्ल ट्रोल, रेडजेल, या फिर ऑस्कर पेस्चल?
तो यहाँ पे आप लोगों का जो करेक्ट हो जाएगा, जर्मन भूगोलवेत्ता ने भौतिक भूगोल के क्षेत्र में योगदान किया था, इसमें आप लोग याद रखेंगे ऑस्कर पेस्टेल को। डी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो ऑस्कर पेस्टेल है, इनको आप लोग जानते हैं, आधुनिक भौतिक भूगोल के जनक माना जाता है इनको, या फिर पिता माना जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। एक इनकी काफी फेमस पत्रिका है, इसको आप लोग याद रखिएगा, दास ऑस्टलैंड। इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़िए। Who among the following scholar was the opinion that geography and history were like non-identical twins? निम्नलिखित में से किस विद्वान ने यह मत था कि भूगोल और इतिहास गैर समान जुड़वा है? हॉर्वे ने, हर्टसोन ने, लिटर ने, या फिर वारेनियस ने? किसने कहा था? हैरी जी, प्रणाम। तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे गैर समान जुड़वा है, ये कहा गया था हर्षोन के अनुसार, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हर्षोन के अनुसार ये कहा गया था। और इन्होंने स्टेटमेंट जो दिया था सही तरीके से, इसमें ये दिया था इन्होंने कि ऐतिहासिक भूगोल भूतकाल का भूगोल है। ये इनका स्टेटमेंट है जो आप लोगों से इन्हीं पीजीटी यानी टीजीटी एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए इसको याद रख लीजिएगा। चलो आगे बढ़िए। केप बर्डे इज एन आर्किपेलिगो विच इज लोकेटेड इन। केप वर्डे एक द्वीप समूह है जो कि अवस्थित है पैसिफिक ओशियन में, अटलांटिक ओशियन में, आर्कटिक ओशियन में, या फिर इंडियन ओशियन में? कहाँ पे अवस्थित है ये द्वीप? इसको आप लोग याद रखेंगे, केप वर्डे ये कहाँ पे है? अटलांटिक महासागर में है, ठीक है। बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। The Pochampad Dam is in Indian flood flow project the Godavari River. It is also known by which of the following names? गोदावरी नदी पर पोचमपाद बांध एक भारतीय बाढ़ प्रवाह परियोजना है जिसे निम्नलिखित में से किस और नाम से भी जाना जाता है? गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना, गांधी सागर प्रोजेक्ट, राजीव गांधी सागर प्रोजेक्ट, या फिर श्री राम सागर प्रोजेक्ट? किस नाम से और जाना जाता है? 14 का डी बता रहे हैं आप लोग, चलिए ठीक है, इसका देख लेते हैं। तो एक अन्य नाम है पोचमपाद डैम का, जिसको आप लोग जानते हैं श्री राम सागर डैम के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। अच्छा, और ये जो नदी, अच्छा ये तो इसमें बताया गया है कि गोदावरी नदी पर बनी हुई है, और है कहाँ पर? ये तेलंगाना में है, ठीक है। चलो आगे बढ़िए। पोलर फ्लीइंग फोर्स इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? पोलर फ्लीइंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? टाइडल फोर्स से, ग्रेविटेशनल फोर्स से, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, या फिर रोटेशन ऑफ द अर्थ? ये किससे संबंधित हो जाएगा आप लोगों का पोलर फ्लीइंग बल? तो यहाँ पे आप लोगों का जो आंसर करेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा? रोटेशन ऑफ द अर्थ, जो आप लोगों ने वेगनर का पढ़ा था, वेगनर ने दिया था ना कि ध्रुवीय
सॉरी, ध्रुवीय फ्लिंग बल दिया था इन्होंने। और उसमें इन्होंने बताया था कि जो महाद्वीपीय विस्थापन हो रहा है, जिसमें दो बल इन्होंने बताए थे, एक तो आप लोगों का ज्वारीय बल था, दूसरा यहाँ पे पोलर फ्लिंग बल था। ठीक है, ये दोनों फोर्स वेगनर ने बताए थे, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। Which one of the following mountain ranges it is situated in between Black Sea and Caspian Sea? निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वत श्रेणी काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच स्थित है? यूराल माउंटेन्स, कार्पेथियन माउंटेन, काकेशस माउंटेन या फिर बाल्कन माउंटेन? कौन है जो कि काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में अवस्थित है? तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे काकेशस पर्वत को। ठीक है, सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। हु इज द ऑथर ऑफ बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? एजी टांसरे, ईपी ओडम, चार्ल्स डार्विन या फिर फ्रेडरिक रेडजेल? कौन है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक? यहाँ पे आप लोग का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये पुस्तक लिखी गई थी चार्ल्स डार्विन के द्वारा। सी ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा ये करेक्ट। जिन लोगों ने भी सी किया उनका सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी? निम्नलिखित में से कौन एक प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का आधार नहीं है? पुराचुंबकत्व, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सागर नितल का प्रसरण, प्री हिस्टोरिकल ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, प्रागैतिहासिक काल में वैश्विक जलवायु परिवर्तन, रोटेशन ऑफ पोल्स ध्रुवों का घूर्णन? कौन नहीं होगा यहाँ पे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का आधार? किसको नहीं रखा था? यहाँ पे देखिए, पुराचंबकत्व को, सागर नितल प्रसरण को और साथ में जलवायु परिवर्तन को, इन तीनों को तो क्या माना गया है? प्लेट विवर्तन के सिद्धांत का आधार माना गया है। लेकिन यहाँ पे ध्रुवों का घूर्णन, रोटेशन ऑफ पोल्स कहा गया है, इनको प्लेट विवर्तन के सिद्धांत का आधार नहीं माना गया है। चाहे आप मैकेंजी को पढ़ेंगे या फिर आप लोग वेगनर को पढ़ेंगे, किसी दोनों में से किसी ने भी नहीं माना है किसको? घूर्ण ध्रुवों के घूर्णन को। तो यहाँ पे आप लोगों का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़िए, थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। Which among the following pair of country was the largest market for India agriculture production during 2020-21? 2020-21 के दौरान निम्नलिखित में से कौन से देश युग्म भारत के कृषि उत्पादों के सबसे बड़े बाजार थे? संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन, चीन एंड वियतनाम, बांग्लादेश एंड चाइना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड सऊदी अरेबिया? कौन थे जो कि कृषि उत्पादों के सबसे बड़े बाजार रहे थे 2020 से 21 में? तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे, जो 2020 और 21 के अनुसार सबसे बड़े बाजार रहे थे भारत के कृषि उत्पादों के, तो वो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन रहे थे। ए ऑप्शन जिन लोगों ने भी इसका किया उनका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 20। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट एल्टीट्यूड क्लाउड? निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? क्वेश्चन आप लोगों के यूपी पीजीटी के और ये जीआईसीएलटी ग्रेड वाले सेम सेम से ही है, ज्यादा इनमें डिफरेंस तो नहीं है, आप लोग कर जाएंगे।
और यहाँ पे कुछ लोग हैं जैसे हरिकेश यादव जी हैं और JRF KP मौर्य, इनको तो एडवांस में बधाई है, मिठाई भिजवा देना, आपकी तो फाइनल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बादल कौन सा है, तो वो आप लोगों का आंसर करेक्ट हो जाएगा सिरस यानी कि पच्छाव। ठीक है, ये सबसे ऊंचाई पर स्थित बादल होता है। ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 21। द स्ट्रक्चरल बेंच इज फॉर्म ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस। संरचनात्मक सोपान बेंच का निर्माण निम्नलिखित में से किस क्रिया के द्वारा होता है। हाँ, टीजीटी में भी ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोग टीजीटी के लिए भी पढ़िए, पीजीटी के लिए भी, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, नेट के लिए, या फिर जिनका सीयूईटी है वो भी लोग इसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी चेंज नहीं होती है, यही क्वेश्चन होते हैं। तो संरचनात्मक सोपान जो बनते हैं वो किस क्रिया के द्वारा बनते हैं। नदी घाटी के समान रूप से व्यवस्थित चट्टानों का समान अपर्दन, यानी कि यूनिफॉर्म इरोजन ऑफ यूनिफॉर्मली अरेंज सेम रॉक इन स्ट्रीम वैली। डिफरेंशियल इरोजन ऑफ हॉरिजेंटली अरेंज हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक इन स्ट्रीम। नदी घाटी में क्षैतिज रूप से व्यवस्थित कठोर और मुलायम चट्टानों का असमान अपर्दन। डिफरेंशियल इरोजन बाय विंड इन डेजर्ट, रेगिस्तान में वायु द्वारा असमान निक्षेपण। यूनिफॉर्म डिपोजिशन ऑफ मोरेन्स बाय ग्लेशियर, हिमनद के द्वारा हिमोड़ का समान निक्षेपण। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या आंसर किए हैं, ए कर रहे हैं, यहाँ पे तो गलत हो गए। यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे होता है, देखिए एक कठोर चट्टान होती है और एक मुलायम चट्टान होती है। जब नदी आती है अपने पानी के साथ में, तो अपने पानी के द्वारा जो मुलायम चट्टान होती है उसका तो अपरदन कर देती है, लेकिन जो कठोर चट्टान होती है वो खड़ी की खड़ी रह जाती है, जिसके कारण इस तरीके का सीढ़ी नुमा एक आकार बन जाता है, जिसको आप लोग बेंचेज या फिर संरचनात्मक सोपान बोलते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यूपी पीजीटी देना है, हाँ पीजीटी आप लोगों का हो सकता है दिसंबर में हो। चलो आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 22। कोपेन्स सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट्स कैन बी टर्म्ड एज, जलवायु के वर्गीकरण के संबंध में कोपेन की पद्धति को कहा जाता है क्या। अप्लाइड, अनुप्रयुक्त, सिस्टमैटिक व्यवस्थित, जेनेटिक जननिक, या फिर एम्पिरिकल अनुभवात्मक। क्या कहा जाता है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को। अरे बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग भिजवाना। तो देखिए यहाँ पे जो कोपेन ने दिया था अपना जलवायु का वर्गीकरण, वो इनका एम्पिरिकल था, अनुभवात्मक था। ठीक है, डी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने क्या किया था, वनस्पति और जलवायु के बीच में घनिष्ठ संबंध स्थापित किया था। ठीक है, अनुभव किया था, इन्होंने सब कुछ देखा था, इसलिए इनका जो मेथड था, पद्धति थी, वो इनकी एम्पेरिकल थी। सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ गंगा बेसिन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है। हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, या फिर सिक्किम। हम्म, हाँ बिल्कुल आइएगा आगरा। अच्छा, आपका यूके उत्तराखंड पीजीटी है। चलो सभी लोग का हो जाए, बढ़िया, हमारे पास बढ़िया बढ़िया डिब्बे आए, हम खा खा के भैंस हो जाए। हाँ, कैंडोल को आधार माना था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों से उनकी पद्धति पूछी गई है, किस तरीके की पद्धति थी। तो यहाँ पे कौन सा है जो कि गंगा राज्य गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है, तो इसमें आप लोग किसको याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, लेकिन सिक्किम नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सिक्किम नहीं होगा इसका हिस्सा। चलो आगे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियनिक करंट इज वार्म ओशियनिक करंट। निम्नलिखित में से कौन सी ओशियन धारा गर्म समुद्री धारा नहीं है।
वेनेजुएला, वेनेजुएला धारा, ब्राजील करंट, कैनारी करंट या फिर लेब्राडोर करंट? कौन सी यहाँ पर समुद्री धारा जो कि गर्म जल धारा नहीं है? तो यहाँ पे आप लोगों की दी गई है ब्राजील की धारा, जो कि एक कैसी जल धारा है? गर्म जल धारा है पूछी गई है। हाँ, तो ब्राजील की धारा आप लोगों की कैसी हो जाएगी? गर्म जल धारा हो जाएगी। वेनेजुएला, कनारी और लेब्राडोर, ये तीनों की तीनों जलधारा ध्रुवों की ओर से आती है, इसके कारण ये जलधारा ठंडी होती है। ठीक है। 25, द फेमस बुक द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन इज रिटन बाई, प्रसिद्ध पुस्तक है पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, ये किसने लिखी थी? जीन्स फ्रांकोइस लियोटार्ड ने, राइट मिल ने, माइकल फोकल्ट ने या फिर सीबी स्कॉट ने? तो ये पुस्तक आप लोग याद रखिएगा, ये लिखी गई है जेन फ्रेंकोइस लियोटार्ड ने। सी ऑप्शन आप लोग, सॉरी ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। द क्रेडिट फॉर डेवलपमेंट एंड बिहेवियरल ज्योग्राफी मेनली गोज टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर, निम्नलिखित में से किस विद्वान को प्रमुख रूप से आचार परक भूगोल के विकास का श्रेय जाता है? केनेथ गोल्डिंग को, एच जे गोल्ड को, डब्ल्यू किर्क को या फिर जी एफ वाइट को? किसको जाता है? तो यहाँ पे आप लोगों ने व्यवहार परक या फिर सॉरी आचार परक भूगोल को पढ़ा होगा, तो डब्ल्यू किर्क का नाम आप लोगों ने पढ़ा होगा। इन्होंने कब किया था? 1963 के टाइम में, शायद 1960 के दशक में इन्होंने किया था, यानी कि 1963 में इसकी शुरुआत की थी। सी ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोगों से आचार परक भूगोल के साथ में कौन कौन जुड़े हुए हैं ये नाम भी आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें आप लोग गॉलेज को याद रखेंगे, कॉप्स को याद रखेंगे, गोल्ड और गुडी को। ठीक है, ये नाम सभी क्या हो जाएंगे, इसके साथ में जुड़े हुए हैं। आगे बढ़िए। सूची एक, सूची दो दी गई है। यहाँ पे आप लोगों को वाटरफॉल्स और उनकी अवस्थिति यानी कि लोकेशंस दी गई हैं। दूध सागर, बरकाना, खंडाधार एवं पालनी कर्नाटका में है, उड़ीसा में है, हिमाचल प्रदेश में है और गोवा में। कौन सा डैम कहाँ पे है, सॉरी कौन सा वाटरफॉल कहाँ पे है, ये आपको बताना है। देखिए, जो दूध सागर है डैम वाटरफॉल है, ये आपका गोवा में है। एक अगर आप लोग डी करते हैं तो दो ऑप्शन आप पे चले गए। ठीक है, बी गया और सी गया, डी गया। सन याद हो जाएगा, आप लोग बार बार जब रिपीट करेंगे क्वेश्चन बहुत से बहुत सॉल्व कीजिए, क्योंकि थ्योरी आप लोग 4 बार पढ़ लो, 5 बार पढ़ लो, 6 बार पढ़ लो, ठीक है, जितना आप पढ़ोगे फिर बोर होने लगते हैं, लेकिन क्वेश्चन से कभी बोर नहीं होते हैं। और क्वेश्चन में हम लोगों को बहुत जल्दी याद आता है, उस टाइम दिमाग हमारा फास्ट चलता है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसमें सन भी मिल जाती है और डिटेल वाइज क्वेश्चन आप लोग ज्यादा सॉल्व किया कीजिए। अगर पीडीएफ है तो कोई बात नहीं है, नहीं है तो आप हमारे जो आपका प्ले स्टोर पर ऐप है वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं सभी पीडीएफ को। ठीक है। बरकाना जलप्रपात ये आपका कर्नाटक में है, घंटाधार ये आपका है उड़ीसा में, और जो पालनी है ये आपका हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, अगर इस हिसाब से आप लोग ऑप्शन देख रहे हैं तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़िए। बायोडायवर्सिटी रिचेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड इज, विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है। ट्रॉपिकल रीजन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, पोलर रीजन ध्रुवीय क्षेत्र, टेम्परेट रीजन शीतोष्ण क्षेत्र या फिर ओशियन महासागर? कौन सा है जो कि
जैव विविधता में समृद्ध है, यहाँ पे बहुत ज्यादा बायोडायवर्सिटी पाई जाती है परसेंटेज में या फिर। तो देखिए जो सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है जब आप लोग जाएंगे 10 डिग्री उत्तर में और 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच में, जो आप लोगों का क्षेत्र कहलाता है ट्रॉपिकल रीजन या फिर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। यहाँ पे क्या होता है, जैव विविधता होती है वो काफी ज्यादा होती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, वर्ष भर उच्च वर्ष यानी कि हाई रेनफॉल रहता है, हाई टेम्परेचर रहता है, जिसके कारण जो वन होते हैं हरे भरे रहते हैं। इसीलिए इनको अनुकूलित बायोम भी इनको कहा जाता है, ठीक है। इनको अनुकूलित बायोम कहा जाता है। चलो आगे बढ़िए। ASEAN was established in the year 1967 in which of the following country? वर्ष 1967 में आसियान की स्थापना निम्नलिखित में से किस देश में हुई थी? थाईलैंड में, सिंगापुर में, इंडोनेशिया में या फिर मलेशिया में? कहाँ पे आसियान की स्थापना हुई थी? तो देखिए जो है इसकी स्थापना हुई थी थाईलैंड में। अगर डेट वाइज आप इसको याद रखें तो इसकी स्थापना 8 अगस्त को हुई थी 1967 को। उसका मुख्यालय आप लोगों से काफी बार पूछा जाता है, तो मुख्यालय इसका जकार्ता में है, ठीक है। मुख्यालय इसका जकार्ता में है। और इसके सदस्य देशों में आप लोग याद रखें तो इंडोनेशिया हो जाएगा। इंडोनेशिया के बाद में आप लोगों का थाईलैंड है, सिंगापुर है, मलेशिया है, और साथ में आपका फिलीपींस हो जाएगा। फिलीपींस के बाद में आप लोगों का वियतनाम हो जाएगा, म्यांमार है, कंबोडिया है, ब्रुनेई है, लाओस, ठीक है। ये इसके सदस्य देश हैं जो आप लोगों से पूछे जाते हैं। मुख्यालय आप लोगों से पूछा जाता है, मुख्यालय जकार्ता हो जाएगा। और आप लोगों ने बता ही दिया है, डेट इसकी 1967 है, ये आपको याद है। चलो आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 30। Which of the following effect is not related with the depletion of ozone? निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव ओजोन के क्षयीकरण से संबंधित नहीं है? Increasing in moisture of soil and amounts of rainfall, वर्षा की मात्रा व मिट्टी की नमी में वृद्धि, डिक्लाइन इन रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिसीज इन द ह्यूमंस, मानव में रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तापमान में वृद्धि, एडवर्स इफेक्ट ऑन स्पीसीज ऑफ बायोग्रुप, जैव समुदाय की प्रजातियों पर विपरीत प्रभाव। क्या ओजोन का जब क्षयीकरण होगा तो उससे क्या संबंधित नहीं है, ये आप लोगों से पूछा गया है। इसको आंसर कीजिए। तो ओजोन के बारे में आप सभी लोगों ने रट्टा लगा रखा है, पूरी उसकी फैमिली को खोज रखा है, पूरा उसका काला चिट्टा निकाल के रखा है कि ओजोन क्या करता है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है, जिससे हम लोगों को कैंसर यानी कि स्किन डिसीज जो होती है उसको बचाता है। लेकिन यहाँ पे ये जो दिया गया है कि वर्षा की मात्रा और मिट्टी की नमी में वृद्धि करता है, तो ऐसा गलत हो जाएगा, ठीक है। कभी कहीं पे बारिश बहुत ज्यादा होती है तो कहीं पे बिल्कुल सूखा पड़ता है। कई सारे कारण इसके हो सकते हैं। तो यहाँ पे नमी में वृद्धि ये तो इसमें पॉसिबल नहीं है, तो ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 31। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एमिरेट ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरात इन टर्म ऑफ एरिया? क्षेत्रफल के आधार पर संयुक्त अरब अमीरात में सबसे बड़ा अमीरात निम्नलिखित में से कौन सा है? शारजाह है, दुबई है, अबू धाबी है या फिर अजमान है? कौन सा है? जो आप लोगों ने पढ़ा होगा संयुक्त अरब अमीरात, ये 7 शेखों से मिलकर बना है, ठीक है। 7 शेख कौन कौन से हो जाएंगे? तो इसमें आप लोग याद रखेंगे अबू धाबी को, ठीक है। अबू धाबी जो आप लोगों को दिया गया है, यानी कि ये है इसमें, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अरे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस मैंने भी 50 ही लिए हैं क्योंकि मैंने भी खाना खा लिया है ज्यादा, तो नींद मुझे भी आ रही है। 9 दिन बाद में खाना खाया है तो नशा हो रहा है मुझे भी। जो 7 शेख है उसमें आप लोग अबू धाबी, दुबई, शारजा,
रासल खेमा, फुजराई, उल कुबैन, अजमान। ये इसके 7 शेख हैं जिनसे मिलकर के आप लोगों का संयुक्त अरब अमीरात बना गया है। और इसमें से सबसे बड़ा अमीरात आप लोगों से पूछा गया तो वो आप लोगों का अबू धाबी हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ माउंटेन रेंज ऑफ कश्मीर हिमालय फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। उत्तर से दक्षिण की ओर कश्मीर हिमालय पर्वत श्रृंखला का सही क्रम क्या है? जांस्कर है, पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख। तो चलिए इसको लगाइए। स्वस्थ है भाई, स्वस्थ है बिल्कुल। तो इसको आप लोग जब उत्तर से दक्षिण लगाएंगे तो सबसे पहले आता है आप लोग का काराकोरम, फिर आता है लद्दाख, लद्दाख के बाद में आप लोग का जांस्कर आता है, जांस्कर के बाद में पीर पंजाल आता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। जिन लोगों ने भी बी किया है उनका करेक्ट हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड विच इज आर करेक्ट। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम कोड गिवन बिलो। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। तो क्या कथन दिए गए इनको पढ़िए। टॉलेमी बिलीव दैट प्राइम मेरिडियन पास थ्रू द बरमूडा पासेस थ्रू द बरमूडा आइलैंड। टॉलेमी का मत था कि प्रमुख यामोत्तर बरमूडा द्वीप से होकर के गुजरती है। टॉलेमी बिलीव्ड दैट एजिंगबा यानी काइलन फॉर्म द सदर्न बाउंड्री ऑफ द वर्ल्ड। टोलमी का विश्वास था कि अगिस्याम्बा सीलोन विश्व का दक्षिणी सीमा बताता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे देख लीजिए, जो आप लोगों से टोलमी के बारे में दिया गया है तो टोलमी ने क्या किया था, विश्व मानचित्र रचना के लिए संशोधित रूप उन्होंने दिया था। शंक्वाकार प्रक्षेप का इन्होंने बताया था। ठीक है, शंक्वाकार प्रक्षेप इन्होंने बताया था और इसका निर्माण भी किया था। ठीक है, शंक्वाकार प्रक्षेप का इन्होंने निर्माण किया था और इसके लिए उन्होंने पृथ्वी को 360 डिग्री में क्या किया था, देशांतरों में विभक्त भी किया था। देशांतरों में इन्होंने बांटा भी था। लेकिन यहाँ पे ये जो कह रहा है दोनों स्टेटमेंट के, उन्होंने टॉलमी का मत था कि प्रमुख यामोत्तर बरमूडा द्वीप से होकर के गुजरता है और दूसरा उन्होंने कहा था कि अगिस्याम्बा विश्व का दक्षिण सीमा बनाता है। ये इनके द्वारा नहीं कहा गया है। तो जो आप लोगों का यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया है कि ना तो एक और ना दो, दोनों में से कोई भी सही नहीं है, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। जीआईसी का है, थोड़ा सा इसमें से डी पूछ लिया जाता है। An inverted boat-like depositional landform in the glaciated region is known as। हिमानीकृत प्रदेश में उल्टी नौका के समान की निक्षेपात्मक स्थलाकृति को कहा जाता है लटकती घाटी, ड्रमलिन, न्यूनाटक, सुरंग एवं पुच्छ। क्या कहा जाता है इसको? तो ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन भी पीजीटी वालों का फेमस हो गया, काफी ज्यादा इससे उनको प्यार है। उल्टी नौका के समान या फिर आपका अंडे की टोकरी के नुमा जो स्थलाकृति होती है आपकी ड्रमलिन होती है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे बी दिया गया है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग सीज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूरब सही क्रम क्या है? कैस्पियन सी, मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी या फिर अरल सी। इसको आप लोगों को लगाना है कौन सा करेक्ट होगा। पश्चिम से पूर्व चलना है तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले याद रखेंगे भूमध्य सागर को। उसके बाद में आप लोगों का हो जाएगा काला सागर, काला सागर के बाद में कैस्पियन सागर और उसके बाद में आप लोगों का अरल सागर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
सूची एक, सूची दो दी गई है। यहाँ पे आप लोग को वाटरफॉल्स और उनके देश दिए गए हैं। झंगा प्रपात, सॉरी इंगा प्रपात, पाओलो अफोंसो प्रपात, बर्मिलियन प्रपात एवं शिव समुद्रम प्रपात। ब्राजील, कनाडा, इंडिया और डीआर कांगो। तो यहाँ पे आपका जो इंगा प्रपात है ये कहाँ पे है? कांगो में है। पाओलो अफोंसो प्रपात ये आपका हो जाएगा ब्राजील में। बर्मिलियन प्रपात ये आपका कनाडा में हो जाएगा। शिव समुद्रम प्रपात आपका इंडिया में हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आपका जो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा वो बी हो रहा है। सब लोगों का बी करेक्ट होना चाहिए। चलो क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। चलिए देखते हैं क्या दिया गया इसमें। There is a gradual increase in the velocity of the seismic waves at the base of lower crust. क्रस्ट की निचली परत के नीचे भूकंपीय तरंगों के वेग में क्रमिक वृद्धि होती है। ठीक है। The average density of the rocks of the lower crust and greater than the upper crust rocks. क्रस्ट की निचली परत की चट्टानों का औसत घनत्व क्रस्ट की ऊपरी परत से अधिक होता है। द आउटर कोर ऑफ द अर्थ इज द मोल्टन फॉर्म। पृथ्वी की बाह्य अंतरतम जो होती है वो गलित यानी कि मोल्टन अवस्था में है। द मेंटल बाउंड्री इज डिटरमाइंड बाय मोह डिस्कंटिन्यूटी। पृथ्वी के मेंटल और अंतरतम कोर की सीमा का निर्धारण मोह असंबद्धता के द्वारा हुआ है। ऑप्शंस इसके सेकंड पेज में आप लोग को यहाँ पे दिए गए हैं। ये देख लीजिए, दूसरा और चौथा सही है, पहला और दूसरा सही है, दूसरा और तीसरा सही है, पहला और तीसरा करेक्ट है। फिर से अपने क्वेश्चन के साइड में चलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखें कौन कौन से स्टेटमेंट जो है वो सही दिए गए हैं। यहाँ पे कह रहा है कि क्रस्ट की निचली परत के नीचे भूकंपीय तरंगों के वेग में क्रमिक वृद्धि होती रहती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रमिक वृद्धि नहीं होती, अचानक से वृद्धि होती है। ठीक है, और वो भी कहाँ पे? क्रस्ट के निचले आधार में, यानी कि ये ठीक है, लेकिन क्रमिक वृद्धि जो दी गई है वो ठीक नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि क्रस्ट की निचली परत की चट्टानों का औसत घनत्व क्रस्ट की ऊपरी परत से अधिक होता है, ये ठीक हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही है आपका। थर्ड में कह रहा है कि पृथ्वी का वायु अंतरतम कोर जो होता है गलित अवस्था में होता है, जो एंड वाला होता है वो ठोस होता है, ये ठीक है, यानी कि थर्ड भी ठीक है यहाँ पे। पृथ्वी और मेंटल अंतरतम कोर की सीमा का निर्धारण मोह असंबद्धता करती है। तो यहाँ पे कौन सी असंबद्धता करती है? ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो करती है गुटेन वर्क करती है। ठीक है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन जो होगा आप लोगों का दूसरा और तीसरा, जो कि सी में दिया गया है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, दूसरा और तीसरा यहाँ पे सही है। चलो आगे बढ़िए। सूची एक और सूची दो दी गई है। यहाँ पे आप लोगों को नेम ऑफ लोकल विंड्स दिए गए हैं, एरिया या फिर उनकी कंट्रीज दी गई है। फोन है, लेवेंटर है, सांता आना, जोंडा। काफी इजी है। कौन सी पवन कहाँ पे बहती है? तो इसमें आप लोग फोन को याद रखेंगे। फोन आप लोगों को कहाँ पे बहती है? स्विट्जरलैंड में बहती है। ठीक है, फिर आती है आप लोगों की लेवेंटर। लेवेंटर जो बहती है स्पेन में बहती है। सांता आना ये आप लोगों की अर्जेंटीना में बहती है, और जोंडा आपकी कैलिफोर्निया में बहती है। इस हिसाब से आप लोगों का जो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, पहले का चौथा, यानी कि सभी में दो में दिया गया है, दूसरे का दूसरा है, तीसरे का यहाँ पे पहला है, तीसरे का पहला है। जोंडा अर्जेंटीना में है। एक मिनट, एक मिनट, सांताना कैलिफोर्निया में है और जोंडा आप लोगों का अर्जेंटीना में है। इरेज कर लेते हैं। फोन हो जाएगी आप लोगों की स्विट्जरलैंड में, लेवेंटा स्पेन में, सांता आना कैलिफोर्निया में, और जोंडा अर्जेंटीना में। ऑप्शन अब आप लोगों का बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी सही है यहाँ पे। चलो आगे बढ़िए। यहाँ पे आप लोगों को असर्शन रीजन में दो सवाल दिए गए हैं।
पहला यहाँ पे असर दिया गया, लो प्रेशर बेल्ट इज फाउंड बिटवीन 60 टू 65 लैटिट्यूड इन द बोथ हेमिस्फीयर। दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री से लेकर के 65 डिग्री अक्षांशों में निम्न वायुदाब पेटियां होती हैं। निम्न दाब क्षेत्र भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों पर स्थायी होता है। द लो प्रेशर बेल्ट आर परमानेंट ऑन द ओशियन, नॉट ऑन द लैंड। ऑप्शन आप लोग को यहाँ पे दिए गए हैं, ये आपको ऑप्शन याद होने चाहिए। ए और आर दोनों सही है, आर एक ही सही से व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, अब आपको इसमें सही आंसर बताना है, क्या सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो कह रहा है कि दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री से लेकर के 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में निम्न वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं, तो ये सही हो जाएगा, असर्शन ठीक है। रीजन में कह रहा है कि निम्न दाब क्षेत्र पर भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों पर स्थायी होता है, तो सही तो आपका ये भी है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है कि जो 60 डिग्री से लेकर के 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में क्यों निम्न वायुदाब की पेटियां पाई जाती हैं। ठीक है, अगर इसका कारण बताता तो आप लोगों का रीजन सही हो जाता, लेकिन सही दोनों है, व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन जो होगा यहाँ पे आपका बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14। Which among the following is the cause of occurrence of Coriolis effect? निम्नलिखित में से कौन कोरियोलिस प्रभाव का कारण है? रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस ओनली, केवल अपनी धुरी पर पृथ्वी का घूमना। रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन ओनली, केवल सूर्य के चतुर्दिक पृथ्वी का घूमना। रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का घूर्णन और परिभ्रमण। टेम्परेचर एंड प्रेशर ग्रेडियंट, ताप एवं दाब प्रवणता। तो क्या है? कोरियोलिस बल का प्रभाव। तो यहाँ पे जो कोरियोलिस बल का प्रभाव होगा वो केवल अपनी धुरी पर पृथ्वी का घूमना होता है। ठीक है, ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। Sequence of energy transfer from the organism of lower tropical level to the upper or higher tropic level in the natural ecosystem is called। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्न पोषण स्तर के जीवों से आहार ऊर्जा का उच्च पोषण स्तर के जीवों के स्थानांतरण के क्रम को कहते हैं आहार श्रृंखला यानी फूड चेन, फूड वेब, एनर्जी पिरामिड, ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट, स्वपोषी संघटक, क्या इसको बोलते हैं? तो यहाँ पे देखिए आप लोगों से बात कर रहा है निम्न पोषण स्तर के जीवों से आहार ऊर्जा का उच्च पोषण स्तर तक जा रहा है, यानी कि ये चेन की बात कर रहा है, फूड चेन की आहार श्रृंखला की बात कर रहा है। ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया डू बी फाइंड एज टाइप एज टाइप ऑफ क्लाइमेट एज पर कोपेन्स क्लासिफिकेशन। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत में एएस प्रकार की जलवायु कहाँ पे पाई जाती है? केरल एवं तटीय कर्नाटक में, अंडमान और निकोबार द्वीप में, कोरोमंडल तट पर, या फिर असम और अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे आप लोगों की एएस प्रकार की जलवायु पाई जाती है अकॉर्डिंग टू कोपेन? यहाँ पे आप लोगों से एएस प्रकार की जलवायु पूछी गई है, ये पाई जाती है आप लोगों के तमिलनाडु के तट पर, यानी कि कोरोमंडल तट पर पाई जाती है। ठीक है, सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल फील्ड आर नॉट सिचुएटेड इन इराक। निम्नलिखित में से कौन सा तेल क्षेत्र इराक इराक में स्थित नहीं है? किरकुक है, मारून है, जुबैर है, गवार है। कौन सा है जो कि इराक में स्थित नहीं है? यहाँ पे इराक की अगर आप लोग बात करें तो इराक में किरकुक है, मासेल है, किरकुक, मासुल, जबीर है और आपका बसुरा है। ठीक है, ये सभी आपके इराक में स्थित है, लेकिन जो मारून और गवार दिया गया है ये आपके इराक में स्थित नहीं है, तो आपका दूसरा और चौथा ऑप्शन यानी कि सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, which among the following gases come out in the maximum amount in term of percentage during the volcanic eruption?
निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्गार के दौरान परसेंटेज में अधिकतम मात्रा में निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और जलवाष्प। कौन सी गैस अधिक मात्रा में निकलती है? तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो गैस निकलती है वो जलवाष्प निकलती है, वाटर वेपर्स निकलते हैं। डी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। Which of the following is not a erosional landform of underground water? निम्नलिखित में से कौन भूमिगत जल के अपरदन से निर्मित स्थलाकृति नहीं है? टेरारोसा है, सिंक होल यानी घोलरंध्र है, जियोइड, डोलाइन। तो भूमिगत जल से अपरदन से संबंधित स्थलाकृति नहीं है। इसमें आप लोगों को साफ साफ स्थलाकृति एक दिख रही होगी कि यहाँ पे जियोइड दिया गया है। जियोइड क्या है? अपनी पृथ्वी जो है जियोइड आकृति की है, ये कोई स्थलाकृति नहीं है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आप लोगों को चार ऑप्शंस दिए गए हैं जिनमें प्रवाल के बारे में पढ़ना है। कोरल आर फॉर्म मेनली इन द ट्रॉपिकल ओशियन एंड सीज। प्रवाल कोरल मुख्यतः उष्णकटिबंधीय महासागर या फिर सागर में बनते हैं। कोरल डू नॉट लिव इन द डीपर वाटर दैट इज नॉट मोर देन 60 टू 70 मीडियम मीटर बिलो द सी लेवल। प्रवाल गहरे सागरों में नहीं पाए जाते। वे समुद्र तल के नीचे 60 से लेकर के 77 मीटर तक गहराई में पाए जाते हैं। ओशियनिक सैलिनिटी 27 ppm से लेकर के 30 ppm इज फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कोरल पॉलिप्स। 27 ppm से 30 ppm महासागरीय लवणता मूका जंतु की वृद्धि के लिए अनुकूल है। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सी इज द बेस्ट फॉर द कोरल एलगी बिकॉज ऑफ विच इट बिकम व्हाइट इन कलर। सागर के तापमान की वृद्धि मूंगा शैवाल के लिए अति उत्तम है जिसके कारण वह सफेद रंग का होता है। ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे दिए गए हैं, पहला और दूसरा सही है, दूसरा तीसरा चौथा सही है, पहला और फोर्थ सही है, पहला दूसरा और तीसरा सही है। तो बताइए इसमें कौन कौन से ऑप्शन आपके करेक्ट हो रहे हैं? यहाँ पे देखिए आप लोगों ने इनको पढ़ लिया, तो जो आपका फोर्थ ऑप्शन दिया गया कि सागर के तापमान की वृद्धि मूंगा शैवाल के लिए अति उत्तम होती है, ठीक है, जिसके कारण वह सफेद रंग का हो जाता है। सब सुस्ती में है, आज मैं भी सुस्ती में ही हूँ। बस थोड़े से चार क्वेश्चन और कर लीजिए, 50 हो जाए, फिर आप भी सोइएगा, हम भी सोते हैं। रावण की आत्मा आ रही है सबके अंदर, इसलिए सो गए सब। यहाँ पे आप लोग का फोर्थ ऑप्शन, सॉरी, एक दो तीन करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि आपका जो यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया है, डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 47। विद रेफरेंस द फिलीपीन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एफ आर करेक्ट। फिलीपींस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? हाँ तो फोर इसमें शामिल कहाँ किया? एक दो तीन करेक्ट है ना, डी में ऑप्शन करेक्ट किया है आपका। इसमें 7,000 से अधिक द्वीप शामिल है। फिलीपींस एशिया का एकमात्र ईसाई राष्ट्र है। तो इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 47। तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे कि ये बोल रहा है कि इसमें 7,000 से अधिक द्वीप शामिल है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। फिलीपींस एशिया का एकमात्र ईसाई राष्ट्र है, ये भी सही है, यानी कि एक और दो दोनों करेक्ट हो जाएंगे। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा यहाँ पे। चलिए 48। द ऑथर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट अरब जोग्राफर अल बैरूनी। निम्नलिखित पुस्तकों में से किसके लेखक अरब भूगोलवेत्ता अल बैरूनी नहीं है? चार किताबें आप लोगों से दी गई हैं जिसमें से एक किताब जो है अल बैरूनी के द्वारा नहीं लिखी गई है, तो वो कौन सी हो जाएगी? यहाँ पे देखिए किताब अल हिंद ये अल बैरूनी के द्वारा लिखी गई है, तारीख अल हिंद और अल कानून अल मसूदी ये तीनों किताबें अल बैरूनी के द्वारा लिखी गई हैं। और यहाँ पे जो किताब उल काफी बताई गई है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पे आप लोग अल याकूबी को याद रखेंगे, ठीक है, अल याकूबी, इनके द्वारा ये किताब लिखी गई है, ठीक है। चलो आगे बढ़िए।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज अ ग्रेडिशनल फोर्स प्रोसेस? निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है? मेरी भी आंखें आज तो बहुत ज्यादा गिर रही हैं। तो यहाँ पे कौन सी ग्रेडेशनल प्रोसेस हो जाएगी? तो उसमें आप लोग याद रखेंगे, ये आपकी अपवर्तन जो इरोजन की क्रिया होती है, इसी को आप लोग अनुक्रमिक प्रक्रिया बोलते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ सॉरी 50 एंड लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का सूची 1 और सूची 2 दी गई है, जिसमें आप लोगों के पोर्ट्स दिए गए हैं, उनके प्लेसेस दिए गए हैं। ठीक है, तो इनको बताइए आप लोग। जिबूती दिया गया है, मार्सले दिया गया है, इचियोन दिया गया है, मियामी दिया गया है। यहाँ पे जो आपके बंदरगाह है कौन सा कहाँ पे है? जिबूती को अगर आप लोग याद रखें तो ये आपका अदन की खाड़ी में है। मार्सले आपका लायन की खाड़ी में है और इचियोन आपका पीला सागर में है। मियामी मेक्सिको में। 1 2 3 4 सभी सीक्वेंस से लगे हुए हैं। आपके जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का आज का सेशन छोटा सा। कैसा हुआ जरूर बताइएगा। अच्छा हुआ हो तो भी बताइए, नहीं हुआ हो तो भी बताइएगा। ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर ज्यादा से ज्यादा करना अपने फ्रेंड्स को। मिलते हैं इसी टाइम पर नेक्स्ट सेशन में कल। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसको ना भूलिए, ये आपका दूसरा चैनल है सत्यम परमार के नाम से, जिसको आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ये अभी न्यू बना है, जो कि मेरा डेली लाइफ वाला यानी डेली ब्लॉग वाला चैनल है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।